आइल्स करने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, जब वो आइल्स का थर्ड पैसेज सॉल्व करते हैं, उसमें ये जो येस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन अगर वो फर्स्ट पैसेज में करने जा रहे हैं तो जब उनको ट्रू फॉल्स आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको ईजी लगने लग जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इसका कोई सोल्यूशन है जिसका हम यूज़ करके थर्ड पैसेज को भी फर्स्ट पैसेज की तरह बना सकते हैं? तो इसका आंसर है येस। बहुत नज़दीक आपका एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट आपको इसमें छोड़ देना है। आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं गारंटी देता हूँ एक बार आपने इस वीडियो को देख लिया तो बिल्कुल भी आप निराश नहीं होने वाले हैं। 110% आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो आइए हम सीधा थर्ड पैसेज वाले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा ये जो थर्ड पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, यस नो नॉट गिवन वाले या ट्रू फॉल्स वाले, ये हमें मुश्किल इसलिए लगते हैं क्योंकि सबसे पहले इसमें हमारी पैसेज के साथ ज्यादा मैचिंग नहीं हो पाती। जैसे 37 नंबर क्वेश्चन को ही हम रीड करते हैं, इसने क्या लिखा है, ह्यूमन बींग्स लिखा है, माइट हैव अचीव्ड देयर पोजीशन, उसके बाद लिखा है विदाउट लैंग्वेज। तो थर्ड पैसेज वाले जो यस नो नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादा मैचिंग नहीं होती है। अब ये हो सकता है आपको ह्यूमन बींग शायद वहां पे मिल जाए, शायद ना मिले, ये बीच वाला पार्ट शायद बीच में ना मिले, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ये लैंग्वेज वाला पार्ट मिल जाए। तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि वो सारे क्वेश्चंस को मैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है कि अगर हाफ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो फॉल्स है, आधी से कम इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो नॉट गिवन है। ऐसा उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज पढ़ी होती हैं जो कि बिल्कुल भी बेसलेस होती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपका जो ट्रू फॉल्स होते हैं वो बिल्कुल एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज से ही वो डिसाइड होते हैं। वो लैंग्वेज जिस दिन आपको डिसाइड करनी आ गई तो आपको आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की ही बात करें तो इसका मीनिंग ये बनता है कि ह्यूमन बींग्स ने जो प्रेजेंट पोजीशन अचीव किया है उन्होंने बिना लैंग्वेज के ही कर लिया था। मतलब वो जिस भी पोजीशन पर पहुंचे थे उस टाइम पे उसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं था, लैंग्वेज के बिना ही उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया था। तो सारी का सारा आंसर ये जो विदाउट वाला पार्ट है कि बिना लैंग्वेज के कर लिया था या लैंग्वेज का कोई इंपॉर्टेंट रोल था, इसके ऊपर होने वाला है। बाकी बीच वाला पार्ट आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसके ऊपर आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। आइए पैसेज में जाकर इसको थोड़ा चेक कर। तो मैं पहुंच गया हूँ पैसेज में और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ है जिसमें हमारा आंसर है। तो इसको मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ऑफ ऑल मैनकाइंड्स manifold creations, language must take pride of place। अब ये पहले सेंटेंस में ही लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहा है। सिंपल सी बात ये है कि लैंग्वेज को उसका बनता सत्कार मिलना चाहिए जितने भी इंसान ने क्रिएशंस करी हैं। आगे उसने लिखा अदर इन्वेंशंस, उसके बाद यहाँ पर देखो सारी वो दूसरी जो इन्वेंशंस है उसका नाम लिखा है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। तो अदर इन्वेंशंस माइट हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर मटेरियल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब ये बनता है कि जो दूसरी इन्वेंशंस हैं उन्होंने जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है उसको बढ़ाया है, उसको ट्रांसफॉर्म किया है। लेकिन बट यहाँ पर ये डिस्कोर्स मार्कर आ गया। जो लैंग्वेज है इसने क्या किया, लैंग्वेज इज व्हाट मेड अस ह्यूमन। कह रहा है लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसने हमें असल में इंसान बनाया है। बाकी चीजों ने मटेरियल एग्जिस्टेंस दी है लेकिन लैंग्वेज ने हमें इंसान बनाया है। आगे लिखता है कंपेयर टू लैंग्वेज ऑल अदर इन्वेंशंस पेल इन सिग्निफिकेंस। पेल का मतलब होता है कोई चीज फीकी पड़ना। तो लैंग्वेज के कंपैरेटिवली बाकी जितनी भी इन्वेंशंस है वो सारी फीकी पड़ जाती हैं। क्यों फीकी पड़ जाती हैं, आगे रीजन दिया हुआ है। एवरीथिंग वी हैव एवर अचीव डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट। मतलब जो भी हमने आज तक अचीव किया है वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल सा बात ये है। विदाउट लैंग्वेज वी कुड नेवर। आगे वो देखो कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, ये आगे वाला जो पार्ट है। लेकिन हमारा आंसर वहां तक ही क्लियर हो गया। देखो सारा पैराग्राफ लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज जो है लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि लैंग्वेज के बिना ही हमने सब कुछ जो है वो अचीव कर लिया है। तो उल्टा बात हो गई, यहाँ पर इसका आंसर जो है वो फॉल्स आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एक तो आपकी प्रपोजिशन के ऊपर काफी सारे आंसर डिपेंड करते हैं, उसके बाद आपकी जो मेन वर्ब होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी के साथ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में कुछ क्वेश्चन उन्होंने नंबर या डेटा के ऊपर बनाए होते हैं। अभी हम करेंगे इसका सारे का प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उन्होंने वोकैबुलरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिजाइन किए होते हैं।
ये सारे क्वेश्चन को बारी बारी करेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किया है, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो ये नाम लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ग्रामेरियंस ने क्या किया है, डिड जस्टिस टू द नेचर ऑफ लैंग्वेज। मतलब जो ग्रामर वगैरह लिखते हैं बंदे, उन्होंने लैंग्वेज के साथ जस्टिस किया है। ये वाला जो है यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मेन वर्ब के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पर ये एक प्रपोजिशन थी, तो प्रपोजिशन के ऊपर आपका आंसर था। लेकिन यहाँ पर ये इसमें कोई प्रपोजिशन वाला पार्ट नहीं है। मेन वर्ब आपका हमेशा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही रहेगा। तो उन्होंने क्या लैंग्वेज के साथ जस्टिस किया था या नहीं किया था, इसके ऊपर हमारा आंसर है। लेकिन ये देखने को बहुत आसान लग रहा है। अब क्योंकि ये थर्ड पैराग्राफ है, तो हो सकता है वो जस्टिस को किस तरीके से लिखता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम जरा इसको पैसेज में देखते हैं। तो ये यहाँ पर ग्रामेरियंस हमें दिखाई दे रहे हैं। ये वहाँ पे जो क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ था। अब यहाँ पर हमसे क्या गलती होगी मैं आपको बताता हूँ। आपका टाइम क्यों वेस्ट होगा, जहाँ आपको आंसर क्यों नहीं मिलेगा, जहाँ आपकी मैचिंग क्यों नहीं होगी। ये देखिए, ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज हाउ इन 1660 द रिनॉन्ड फ्रेंच ग्रामेरियन ऑफ दिस। देखो ये कितने सारे नाम लिखे हैं हमारे लिए। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि हमारा जो मेन है वो बस ये है कि ग्रामेरियंस ने क्या किया था। इसके बाद हमें वर्ब चाहिए कि उन्होंने एक्शन क्या लिया है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे ग्रामेरियंस के बाद जैसे ये पॉट, रॉयल, इसको पढ़ते रहेंगे। फिर उसके बाद ये देखो ये भी पढ़ेंगे, वो उसका भी मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जबकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये वी जो है ये कैपिटल में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कोई नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, डिस्टिल्ड द एसेंस ऑफ लैंग्वेज। तो मतलब ये जो ग्रामेरियन थे, इन्होंने डिस्टिल कर दिया लैंग्वेज की जरूरत को। डिस्टिल का मतलब होता है किसी चीज को प्योर करना, साफ करना। मतलब मैं ज्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूंगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये डिस्टिल की कॉमन सेंस बनानी आती है तो आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं आती है तो सीधी सी बात है, आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। तुक्का लग जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आंसर नहीं मिलने वाला है। तो ये सारे का सारा आंसर एक वर्ड मतलब एक वोकैबुलरी के ऊपर है। बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये डिस्टिल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, जहां पर जैसे क्वेश्चन में इसने लिखा था कि ग्रामेरियंस ने लैंग्वेज के साथ जस्टिस किया है, तो जस्टिस करने का मतलब सीधा सीधा यही है कि गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना। मतलब उसमें जो गलतियां हैं उसको निकाल के उसको प्योर करना, प्योर डिसीजन देना। तो डिस्टिल का मतलब भी वही होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बिल्कुल ट्रू आ जाएगा। लेकिन ये आसान आंसर नहीं है। तो ये सारे का सारा आंसर जो था वो सिर्फ एक वर्ड यानी कि वोकैबुलरी के ऊपर था, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश करी है कि ज्यादा मैचिंग करने की कोशिश मत करो अगर आप थर्ड सेक्शन वाले यस नो नॉट गिवन सॉल्व कर रहे हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बेसिक्स को पकड़ो। वो जो बेसिक्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ आंसर प्रेपोजिशन के ऊपर होते हैं, कुछ आंसर मेन वर्ब के ऊपर होते हैं, किसी में नंबर या डेटा का चक्कर होता है, और किसी आंसर में सिर्फ और सिर्फ एक वोकैबुलरी का एक या दो वर्ड ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपका आंसर फाइनलाइज होता है। तो आइए अब हम देखते हैं जो फर्स्ट पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें उल्टा होता है, उसमें बहुत ज्यादा मैचिंग होती है, इसलिए हमें वो आंसर काफी आसान लगने लग जाते हैं। आइए हम चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। इसने लिखा, इन 1887 एशले हैड द फास्टेस्ट बोटल प्रोड्यूसिंग मशीन दैट एग्जिस्टेड एट दैट टाइम। क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। उसने लिखा है एशले ने ये वाला जो टाइम पीरियड था उसमें सबसे ज्यादा फास्ट बोतल बनाने वाली मशीन बना दी थी। इस क्वेश्चन में दोबारा से जैसे मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स कि स्पेसिफिक लैंग्वेज के ऊपर आपके आंसर्स बहुत ज्यादा होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चन टाइप में। तो इसमें सारे का सारा आंसर सिर्फ इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के ऊपर है। ये जो वर्ड है ना फास्टेस्ट, एग्जामिनर एक्चुअल में यही चाहता है कि क्या आपको फास्टेस्ट का मीनिंग पता है या नहीं। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मीनिंग क्या बनता है कि एशले ने इस टाइम में सबसे ज्यादा, जितने भी उस टाइम पे मशीन मौजूद होंगी उन सब में से ज्यादा फास्ट थी मशीन जो इसने बोतल बनाने के लिए प्रोड्यूस करी थी। तो क्या इसकी मशीन सबसे ज्यादा फास्ट थी या फिर दूसरी कोई और मशीन थी जो इससे भी ज्यादा फास्ट थी? मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा। अगर हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन फास्ट था कौन स्लो था तो आपका आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जहां पर जैसे
नेस्ले है, ये भी आपको मिल जाएगा, बोतल प्रोड्यूसिंग मशीन भी मिल जाएगी, ये वाला भी मिल जाएगा, ये वाला भी मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ मैच आपको होने वाला है। तो ध्यान से डिफरेंस को समझना स्टूडेंट, डिफरेंस ही सब कुछ है। मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आंसर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नोटिस करना क्या डिफरेंस है। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपको जो टाइम पीरियड है वो वहाँ पे मिल गया है। उसके बाद ये नाम यहाँ पे हमें मिल गया है, ये मशीन हमें यहाँ पे मिल गई है। उसके बाद देखो उसने क्या लिखा है कि ये कितनी बोतल प्रोड्यूस करती है 1 घंटे में। तो देखो काफी कुछ हमारा मैच हो गया। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि ये वाली जो मशीन इसने बनाई थी वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट थी उस टाइम पे। तो ये देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन उसने यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा? मोर देन 3 टाइम्स क्विकर देन एनी प्रीवियस प्रोडक्शन मेथड। बस ये वाला जो पार्ट है ना, यही आपका आंसर दिलाने वाला है। उसका क्लियर मीनिंग ये बनता है कि जो इसने मशीन जो बनाई थी वो उस टाइम पे जितने भी पुरानी मशीन चल रही थी उन सारी मशीन से 3 गुना फास्ट थी। तो मतलब उस टाइम पे जितनी भी मशीन मौजूद थी बोतल प्रोड्यूस करने के लिए उनसे ये 3 गुना फास्ट थी। तो मतलब उस टाइम की सबसे ज्यादा फास्ट मशीन यही मशीन थी जो एशले ने बनाई थी। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है, कैपेसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने ये देखना था ये फास्टेस्ट है या नहीं है। तो ये ऑब्वियसली ये फास्टेस्ट ही है, इसलिए इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन लॉजिक के साथ आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो मैचिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब इसी माइंडसेट को लेकर जब स्टूडेंट 3rd सेक्शन में जाते हैं तब वो फंसते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा मैचिंग नहीं होती है। लेकिन आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप उसी चीज़ को ही पकड़ोगे जिस चीज़ के ऊपर आपका आंसर डिसाइड होने वाला है। ये डिसाइड होने वाला पार्ट जो था वो ये एक एडजेक्टिव की डिग्री थी 3rd वाली, उसके ऊपर आंसर था। तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया, आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसने लिखा माइकल ओन्स वाज हायर्ड बाय अ लार्ज यूएस कंपनी। आगे उसने पर्पस लिखा है कि इसको हायर क्यों किया गया था। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि इसको हायर किया गया था। इसके साथ हम एग्री कर रहे हैं। इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या बनेगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, इस चीज के ऊपर हमारा आंसर होने वाला है। ध्यान से समझिएगा। अगर तो ये वाला जो बंदा है इसको यूएस की कंपनी ने हायर किया है तो मतलब आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, एग्री हो गया आपका। अब इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखने को बहुत आसान लग रहा है कि उसको हायर नहीं किया गया होगा तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग समझने की कोशिश करो। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आप रेंट वाले घर में रह रहे हैं। ये एक सेंटेंस है। अगर मैं आपको बोलूँ इसका मुझे उल्टा करके दिखाओ तो इसका उल्टा क्या बनेगा कि मेरा खुद का अपना घर है, मैं रेंट वाले घर पे नहीं रह रहा हूँ, मेरा अपना खुद का घर है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है स्टूडेंट, यहीं पर हमारी गलती होती है। इसने बोला है माइकल को हायर यूएस कंपनी ने किया था। तो क्या माइकल को यूएस की कंपनी ने हायर किया था या इसकी खुद की कंपनी थी? ये इसकी कॉन्ट्राडिक्शन बन सकती है। तो कॉन्ट्राडिक्शन को डिसाइड करना ही आपका आंसर डिसाइड करेगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है, क्या फिर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारा सारे का सारा आंसर हमने सिर्फ ये चेक करना है कि इनमें ऑनर कौन है। तो इसमें भी सेम हमारी मैचिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। आइए जरा देखते हैं। तो ये देखिए ये बंदे का नाम यहाँ पे हमें मिल गया है। अब ये यहाँ से हमारा ये सेंटेंस स्टार्ट होता है। देन इन 1907 फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड मशीन वाज डेवलप्ड। पहली मशीन यूएसए में बनाई इस बंदे ने। आगे देखो क्या लिखा है, फाउंडर। फाउंडर का मतलब क्या होता है? जो बंदा कंपनी को बनाता है। फाउंडर ऑफ ओन्स बोटल मशीन कंपनी एंड इंस्टॉल्ड इट्स फैक्ट्री। बस यहाँ पर ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जो मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो बंदा है माइकल ओन्स, इसको किसी ने हायर नहीं किया है, ये खुद उस कंपनी का मालिक था। यूएस वाली जो कंपनी थी बोतल बनाने वाली, जो फर्स्ट ऑटोमेटेड मशीन जिस कंपनी ने बनाई थी उसका ये फाउंडर था, मालिक था। अगर आप इसको जाके यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा यार इसको हायर करना या ना करने की कोई बात नहीं हुई है, तो ये आंसर नॉट गिवन होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर दिमाग लगाना है कि क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को समझना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये लैंग्वेज आपको कितनी समझ में आ रही है, इसका कॉन्ट्राडिक्शन आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, उस चीज़ के ऊपर आपका सारे का सारा आंसर होने वाला है। तो ये सारे का सारा आंसर सिर्फ इस लैंग्वेज के ऊपर है कि आप इसको कितना समझ पा रहे हो, इसका कॉन्ट्राडिक्शन कितना बना पा रहे हो। तो क्लियरली इसका आंसर जो है फॉल्स हो जाएगा। होपफुली स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ क्लियर डिफरेंस समझ में आया होगा, क्या डिफरेंस रहता है। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट जोर लगाया आपको समझाने के लिए। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर कर रखी हैं, प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए, तो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।